वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में बात किया था। अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के रिस्क फैक्टर क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के ट्रीटमेंट से पहले हम एक बार फिर से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को रिकॉल कर लेते हैं। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। और ये ब्लड की सप्लाई के कम होने का कारण क्या होता है? या तो आपकी कोरोनरी आर्टरी में किसी तरीके की एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, एम्बोलस का फॉर्मेशन हो जाए या फिर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए। इन सभी की वजह से आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है और आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है। चलिए अब इसकी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं, एज वेल एज हम कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज, कुछ छोटी मोटी चीजें जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं, उसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में रखते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट जो हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक है फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स वो ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको हम विदाउट मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, तो विदाउट मेडिसिन अगर हमने किसी चीज को ट्रीट किया तो उस चीज को हम बोलेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये क्या है? इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं और उसको हम उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बोलते हैं। इसमें हम अवॉइड स्मोकिंग या फिर अल्कोहल के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे। हम सॉल्ट के रिस्ट्रिक्शन के लिए बोलते हैं, यानी सॉल्ट का इंटेक आपको कम करना होता है। डाइट या फिर न्यूट्रिशन पे आपको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप देखेंगे तो आपका जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो सारे हर डिजीज के आपको सेम मिलेंगे, क्योंकि सभी हर डिजीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसलिए इनको जो नॉन फार्माकोलॉजिकली हम ट्रीट करते हैं वो सिमिलर है, सभी डिजीजेस का आपको सिमिलर ही मिलेगा। चलिए अब सबसे पहले अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या होगा? मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो होता है, अगर पेशेंट जो है उसको मॉर्फिन से हम ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं मॉर्फिन से? क्योंकि जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आ रहा है, मान लीजिए उसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पेन हो रहा है, तो उसको क्या है? पेन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम उस पेन को कम करें। तो उस पेन को कम करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देना होगा? मॉर्फिन देना होगा, जिससे कि उसका पेन कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम एस्पिरिन दे सकते हैं, जिससे एस्पिरिन क्या करेगा? थ्रोम्बस का जो फॉर्मेशन है या फिर इम्बोलस है उसको ये कम करेगा। अच्छा, थ्रोम्बस और इम्बोलस इसके पहले की क्लास में हम बता चुके हैं। तो थ्रोम्बस में क्या होता है? आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। और इम्बोलस में क्या है? ये अगर ये आगे टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में जाने लगे तो उसको हम इम्बोलस बोलते हैं। तो एस्पिरिन देने से क्या होगा? ये दोनों ही चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। क्यों रिड्यूस हो जाएंगी? क्योंकि एस्पिरिन जो है वो आपका ब्लड थिनर है। ब्लड थिनर का मतलब क्या हुआ? ब्लड में जो आपका एस्पिरिन है वो ब्लड थिनर है, यानी कि ब्लड को पतला करेगा। जब पतला करेगा तो क्लॉटिंग जो यहाँ पे हो रही थी, जो थ्रोम्बस और एम्बोलस का फॉर्मेशन हो रहा था, ये अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड थिन हो चुका है, यानी पतला हो चुका है। गाढ़ा अगर ब्लड रहेगा तो क्लॉटिंग ज्यादा तेजी से होगी, और पतला ब्लड रहेगा तो क्लॉटिंग उतनी तेजी से नहीं होगी, कम होगी। या तो उस चीज को लिए हम एस्पिरिन का यूज करते हैं, जो कि ब्लड को पतला करने का काम करता है। और जब ये ब्लड को पतला करेगा तो आपका जो ये थ्रोम्बस और आपका जो ये इम्बोलस का फॉर्मेशन हो रहा था वो नहीं होगा। और यही दोनों तो मेन कारण थे जो इसकी वजह से आपके कोरोनरी आर्टरी को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा? जब ये नहीं बनेगा तो आपकी कोरोनरी आर्टरी को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आपका एंटी इमिटिक ड्रग देना। एंटी इमिटिक ड्रग जिसमें हम ऑन्डेंसिट्रॉन देते हैं। एंटी इमिटिक ड्रग्स क्या होती है?
एंटीमेटिक ड्रग्स जो होंगी वो वोमिटिंग को कम करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका एंटी एंजाइनल ड्रग। देखिए एंटी एंजाइनल ड्रग्स में हम एंजाइना पहले ही पढ़ा चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप उसको चेक कर सकते हो। मेरी प्रीवियस वीडियो में एंजाइना को हम पहले ही डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो उसमें ये हमारी कुछ कैटेगरीज थी, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गई, इन सभी को हम यूज करते थे। सेम वही चीज वो सारे ड्रग्स हम यहाँ पर भी यूज करेंगे उसके ट्रीटमेंट में। किसके ट्रीटमेंट में? मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट आपकी ड्रग आती है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट देखिए नाम से ही इसको समझ में आ रहा कि ये क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट है, यानी ये कोगुलेशन को कम करेंगे। और कोगुलेशन मतलब क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग, तो ये उसको कम करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोगुलेशन को जब ये कम करेंगी तो क्या होगा, जब ये क्लॉटिंग नहीं होगी तो जो आपका यहाँ पे जो प्रीवियस बना हुआ था यहाँ पे थ्रोम्बस और इम्बोलस, जब इसकी क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ये चीज जो होगा ये और बढ़ेगा नहीं। मतलब जो प्रीवियस आपका जो यहाँ पे बना हुआ है क्लॉट, अगर क्लॉटिंग बंद कर दें हम किसी भी तरीके से, तो ये क्या है, ये जो बढ़ता ना टाइम के साथ, ये क्या होता है कुछ टाइम के साथ और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता, तो ये क्या है क्लॉटिंग में। अगर हमने कोगुलेशन को रिड्यूस नहीं किया तो ये जो क्लॉट बना है ना वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे इतना बढ़ जाएगा कि इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अब इसी चीज को हमने रोकने के लिए हमने क्या किया, एंटीकोगुलेंट दिया है। एंटीकोगुलेंट ऐसे ड्रग्स है जो कि आपके कोगुलेशन को रिड्यूस करेंगे। इसका हमारा एग्जांपल है रिवारोसोबैन, ये इसका एग्जांपल, रिवॉक्साबेन, ठीक है, रिवॉक्साबेन इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा एंटी ऑक्सियोलिटिक्स ड्रग्स। देखो एंटी ऑक्सियोलिटिक्स ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि एनेक्साइटी के लिए यूज होती है। एनेक्साइटी यानी कि घबराहट के लिए यूज होती है। तो जो पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन होता है ना, उनको क्या है, घबराहट भी होती है। आप हार्ट के पेशेंट्स को देखेंगे, उन्हें घबराहट, बहुत बेचैनी लगती है, घबराहट महसूस होती है। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या किया, आपने उनको कौन सी ड्रग दी, एंटी ऑक्सीडेंट ड्रग, एंटी ऑक्सियोलिटिक्स ड्रग्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपका बेंजोडाइजेपिन्स। आपने पढ़ा होगा अगर एंजाइटी में क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स हम यूज करते हैं। सेम उसी ड्रग को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। किस चीज के लिए, हम एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इन हार्ट पेशेंट यानी इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट। नेक्स्ट है आपका एंटीकोगुलेंट ड्रग में हिपैरिन है। हिपैरिन वही सेम चीज है, हिपैरिन जो अभी हमने उसके ऊपर पढ़ा था कि एंटीकोगुलेंट्स क्या काम करता है, उसी का एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग। थ्रोम्बोलिटिक्स, देखिए थ्रोम्बोलिटिक्स इसका नाम से ही पता चल रहा है, थ्रोम्बो एंड लिटिक्स। लिटिक मतलब लाइसिस, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मतलब क्या हुआ, क्लॉट, ये जो क्लॉट बना है, और लिसिस मतलब लाइसिस, लाइसिस मतलब इसको तोड़ना। ये आपका तो थ्रोम्बस बन गया है, अब इसको हमें तोड़ना है, इसको हमें पार्ट में ब्रेक करना है। इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या होती है, आपकी जो थ्रोम्बस यानी कि जो ये क्लॉटिंग हो गई है ना, इसको तोड़ने का काम करेगा। अब देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो होगा क्या उससे, जब आपका ये ब्लड क्लॉट है, हम आपने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब तोड़ोगे आप, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये छोटे पार्टिकल्स में टूटने की वजह से अब ये यहाँ से धीरे धीरे साइज में छोटा होने लगेगा। जब ये साइज में छोटा होने लगेगा, पहले इतना बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जब छोटा होने लगेगा वो, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो क्लॉटिंग है ना, वो जो क्लॉट बना था वो धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा। जब डिजोल्व हो जाएगा तो आपका जो ये एरिया था वो बढ़ जाएगा, जो पहले क्लॉट की वजह से कम हो गया था, अब वो एरिया बढ़ जाएगा। तो अब क्या है, आपका ब्लड प्रॉपर कोरोनरी आर्टरी में जाने लगेगा। तो प्रॉब्लम तो हमें यही हो रही थी कि हमारा ब्लड नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा था, जिसकी वजह से हमें अटैक आ रहा था। तो अब क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी ड्रग है एंटी एरिथमिक ड्रग। देखिए एंटी एरिथमिक ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अरिथमिया के लिए यूज होती हैं। अब अरिथमिया का मतलब क्या होता है, अरिथमिया देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है आपका एंटी और एक आपका अरिथमिया। अरिथमिक मतलब बना है रिदम से। रिदम मतलब क्या होता है, रिदम मतलब होता है कि जैसे हम डांस में रिदम यूज करते हैं ना, रिदम यानी ताल जो आप यूज कर रहे हो। मतलब क्या है, आपके हार्ट का एक रिदम है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होना फिर रिलैक्स होना, पहले कॉन्ट्रैक्ट होना फिर रिलैक्स होना। तो अब क्या है, आपका रिदम बिगड़ जाए। रिदम बिगड़ने का मतलब क्या है, अब वो रिदम बिगड़ करके जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ना होकर के उसका रिदम बिगड़ जाए, उस चीज को हम बोलते हैं अरिथमिया। अब उस चीज के ट्रीटमेंट पे हम जो ड्रग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग, एंटी अरिथमिक ड्रग। ठीक है,
तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके हार्ट की जो रिदम बिगड़ गया है उसको ठीक करती हैं। और ये रिदम बिगड़ने की वजह से क्या होगा, आपका हार्ट जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, रिदम उसका बिगड़ गया। पहले उसको कॉन्टैक्ट होना था, फिर रिलैक्स होना था, लेकिन अब क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एंटी रिदमिक ड्रग। ठीक है, एंटी रिदमिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जो रिदम को ठीक करेंगे। अब इसके लिए हमारे जो 2 ड्रग्स हैं वो है लिग्नोकेन एंड ज़ाइलोकेन। ये दोनों ड्रग्स आपके रिदम को, जो बिगड़ गया रिदम, उसको सही करेंगे। अच्छा, अब ये आपका हो गया फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखिए, हमारा एम अब क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला एम, जब किसी भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तो हमारा क्या एम होगा। सबसे पहले देखिए, उस पेशेंट को पेन हो रहा है तो उस पेन को रिड्यूस करना, ये हमारा पहला एम होगा, जिसके लिए हम मॉर्फिन को दे रहे हैं। दूसरा, उसका जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना, वो बिगड़ गया है उसको मेंटेन करना, वो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करना, हमारा दूसरा एम होगा। थर्ड एम हमारा होगा जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट जो आपका हार्ट काम कर रहा है उस चीज को हमें मेंटेन करना है। चौथा है हमारा प्रिवेंट करना अर्थिमिया को, जो आपका अर्थिमिया, जो आपके हार्ट की रिदम बिगड़ गई है उस चीज को ठीक करना, ये हमारा होता है। इसके अलावा एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एम है वो क्या है। जैसे अब ये जो जो हमारा ये हो रहा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें जो क्लॉट बना है, तो हमारा जो मेन थेरेपी का एम होना चाहिए वो तो पहले तो ये होना चाहिए कि आप इसका जो पेन अराइज है उसको रिड्यूस कर दीजिए। दूसरा ये होना चाहिए कि अब ये जो क्लॉट बन गया है ये आगे ना बढ़े, मतलब अब ये बड़ा ना हो, जितना है उससे ज़्यादा बड़ा ना हो। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए हम ड्रग्स देते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट्स ड्रग क्या काम करेंगी, इसको बढ़ने नहीं देंगी। तीसरा काम हमारा ये हो सकता है कि अब ये जो क्लॉट बन गया है इसको हमें तोड़ना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के बॉडी से फ्लश आउट करना है, ये हमारा तीसरा एम होता है। ठीक है, ये 3-4 एम ऐसे हैं जो हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी पेशेंट की मायोकार्डियल थेरेपी करेंगे। तो हमें क्या है, इन तीनों चारों चीज़ों का ध्यान देना है कि पहले तो हम उसके पेन को रिड्यूस करें, दूसरा हम उसका जो पेन हो रहा है वो उसका रीज़न क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन, उसको रिड्यूस करें, चौथा उस क्लॉट को हम बढ़ने ना दें। ये हमारा मेन थेरेपी का एम होता है। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।